बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेरेवर यू आर। नई मुश्ताक है। आज मैंने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है। इसकी नई प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पे। नॉर्मली तो मैं चलाता हूँ कॉफ़ी विद फ्रेंड्स। उसमें हर तरह के लोग, दोस्त अहबाब आ जाते हैं मेरे जानने वाले। और इस सीरीज़ में मैंने ये सोचा था कि मेरे जो प्रोफेशनल नेटवर्क है विद स्पेशल फोकस टू एचआर, फाइनेंस और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो इन 3 कैटेगरी में ताल्लुक़ रखने वाले जो मेरे दोस्त अहबाब हैं या जो जिनसे मुझे मिलने का एज़ाज़ हासिल हुआ, तो मैं उनके इंटरव्यू करके स्पेसिफ़िकली इस प्लेलिस्ट में डालूँगा। इसका भी मैंने नाम नहीं सोचा, तो आज इस सीरीज़ का पहला इंटरव्यू है, तो वो मैं रेहान भाई के साथ कर रहा हूँ। मैं जब इसको एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, फिर जो अच्छा नाम मेरे ज़हन में आएगा इसी सीरीज़ का, तो वो मैं इसमें लगा के तो इसको अपलोड कर दूँगा। तो आज ये जो हमारा जो कॉफ़ी विद फ्रेंड्स सीरीज़ की तरह का एक सिलसिला होगा, बट ये प्योरली प्रोफेशनल डिस्कशंस होंगी। अगर फाइनेंस से रिलेटेड हैं तो फाइनेंस के ऊपर होंगी, एचआर्स के ऊपर हो सकती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से, ताकि ये सीरीज़ एक एजुकेशनल सीरीज़ भी बन जाए और साथ साथ दोस्त अहबाब से जो हमारी इंडस्ट्री की, आप कह लीजिए कॉर्पोरेट विज़डम है, वो भी डिस्प्ले हो जाए उस हवाले से। तो रेहान भाई से एक ताल्लुक़ है मोहब्बत वाला। आज हम इनके घर पे बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा आज पहली बिस्मिल्लाह इनसे करते हैं। रेहान भाई से एक अच्छा ताल्लुक़ है और ये पाकिस्तान की एक लीडिंग आईटी कंपनी है, टेक एक्सेस पाकिस्तान। तो ये इसमें हेड ऑफ़ फाइनेंस और कंपनी सेक्रेटरी के भी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। पिछले 2 दिन से मेरा आपको अंदाज़ पता है कि मैं मिज़ाह के साथ-साथ चलता हूँ, क्योंकि गुफ्तगू संजीदा होती है, तो मैं बीच में हल्का जहाँ पे मौका मिलता है, मैं अपना दिल लगी का मौका हाथ से नहीं गँवाने देता। तो इसकी इब्तिदा भी दिल लगी से करते हैं। पिछले 2 दिन से मेरा इनसे था कि मैं इंटरव्यू करूँगा। पहले थर्सडे को अरेंज किया तो वो कैंसल हो गया मसरूफ़ियत की वजह से। अनएक्सपेक्टेड असाइनमेंट आ गई। तो फिर उसके बाद जुम्मे को अरेंज किया, फिर जुम्मे को कैंसल हो गया। इन 2 दिनों में मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाकायदगी के साथ शेव की, ताकि मेरी खूबसूरती और हुस्न और जमाल में ज़रा इज़ाफ़ा हो जाए। तो आज फिर सैटरडे को प्लान हुआ और मैं आज आ गया। आज जब मैं शेव करने बैठा तो मेरा शेविंग जेल ख़त्म। तो मुझे फिर ग़ैबी इशारा हुआ कि इसी तरह रेहान भाई की बारगाह में पेश हो जाए। तो बहरहाल इनके घर पे हैं अभी, ख़ातिर तवाज़ुन के बाद। अब मैंने रेहान भाई से कहा था कि रेहान भाई से जब भी मेरी बात करने का इत्तफ़ाक़ हुआ, मौका हुआ है, तो बहुत कम फाइनेंस से रिलेटेड लोग ऐसे हैं जो नंबर से बाहर आके ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट विज़डम के ऊपर बात करने की सलाहियत और महारत रखते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। ये मैं इनके मुँह पे यानी तारीफ़ कर रहा हूँ, जो इनका हक़ बनता है उससे बहुत कम कर रहा हूँ। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ, और आप जब हम गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको इसका थोड़ा-सा आइडिया भी हो जाएगा। फ़ॉर्मेट वही है, 30-40 मिनट की डिस्कशन होगी, डिपेंडिंग अगर मज़े की गुफ्तगू है तो कोशिश करेंगे, बट 1 घंटे से कम का। बाज़ इंटरव्यूज़ मेरे ऐसे हैं जो सवा घंटे तक चलेंगे। बात करने का यानी मज़ा इतना आता है, पता नहीं चलता। तो मैं भी आज सीखूँगा, आप भी आज सीखिएगा। तो हम मिल-जुल के, आप और मैं, आपकी तरफ से जो ग़ैबी सवाल मेरे ज़हन में आएँगे, फ़ॉर्मेट कोई नहीं है, कोई क्वेश्चन तैयार नहीं है, बस एक जनरल गपशप के अंदाज़ में। पहले हम सोचा था सोफ़े पे बैठ के करेंगे, एंगल वगैरह चेक करते रहे। फिर मैंने कहा रेहान भाई नीचे बैठते हैं, बैठक के अंदाज़ में, ये हमारी एक इल्मी फ़िक्री बैठक हो जाएगी, ठीक है? और इस गपशप के अंदाज़ में आप भी सीखें, मैं भी सीखता हूँ। तो रेहान भाई, सबसे पहले तो जैसे मैंने एक हल्का सा तारुफ़ तो करवा दिया कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी है टेक एक्सेस पाकिस्तान। तो ये उसमें फ़ाइनेंस के हेड की और कंपनी सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रहे हैं, और ये दोनों हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैश मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट। कंपनी सेक्रेटरीशिप में आ जाता है इनका कि सब लोगों को सँभाल के रखना, उनमें हार्मनी क्रिएट करना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना, और उसके साथ-साथ जो उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कंपनी के प्रॉफ़िट एंड लॉस, उसके ऊपर भी गहरी नज़र रखना, और कैश फ्लो के ऊपर भी गहरी नज़र रखना। तो कहते हैं ना, दो धारी तलवार है। एक कंपनी सेक्रेटरीशिप की ये एक अलहदा से सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक फ़ाइनेंस की वो एक अलहदा से है। थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आप अपनी खुद ज़ुबान से थोड़ा-सा अपना तारुफ़ मेरे जो जानने वाले दोस्त अहबाब हैं उनको करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नईम साहब ने जैसा कि इब्तिदा में ज़िक्र कर दिया, और इब्तिदा में ही थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल बना दी
क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि 2-3 दिन से हम पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैं इनकी सीरीज़ वगैरह देखता रहता हूँ, माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी वेल, फैंटास्टिक सीरीज़ है कॉफ़ी विद फ्रेंड्स, और उसमें बड़े जो इंडस्ट्री अपनी डोमेन्स के अंदर प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स भी हैं उसके अंदर लोग एजुकेशनल जो ख़ास तौर पे इल्मी फ़िक्री तहकीक का जिन्होंने काम किया हुआ है वो लोग भी हैं, कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लोगों ने जिन्होंने कुछ महारत हासिल की हुई है और कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जब इन्होंने मुझसे ज़िक्र किया कि हम एक सही नई सीरीज़ शुरू करना चाह रहा हूँ और मैं आपसे उसका आगाज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने इनसे कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बताने को, मेरी तो कोई अचीवमेंट नहीं है, तो मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? तो इन्होंने कहा कि ये आप नहीं जानते, ये तो हम जानते हैं जो आपके साथ हैं। तो मैंने कहा ये फिर मैं यही कह सकता हूँ कि आपकी नज़र की शायद खूबी है। बहरहाल ये एक सिलसिला नईम साहब के साथ हमारा कुछ अर्सा बड़ा हमने काम किया एक जगह इकट्ठे, और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है और इन्होंने आज ये शर्फ़ बख्शा है, आज ये आए हैं मेरे घर। तो जिस तरह इन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी जो ज़िम्मेदारी है अभी मौजूदा वो हेड ऑफ़ फाइनेंस, सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी की है इन वन ऑफ़ द लीडिंग आईटी फर्म्स ऑफ़ पाकिस्तान, टेक एक्सेस पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 5 साल से टेक एक्सेस को इस पोजीशन पे सर्व कर रहा हूँ, और ये है मुख्तसर सा तारुफ। माशाल्लाह। और जो चीज़ इन्होंने नहीं बताई वो ये है कि इनका नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। यानी ये सिर्फ एक तो होता है ना, पाकिस्तान का एक अपना एनवायरनमेंट है, तो उसमें आप कल्चर को जानते हैं, माहौल को जानते हैं, चीज़ों को मैनेज करना आसान होता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर में आप फिर एक ऐसे कल्चर से वास्ता पड़ता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा था, वहाँ पे ऑपरेशन को मैनेज करना, तो उसमें भी ये माशाल्लाह चैम्पियन रहे हैं। हमने ये जैसे कहा था कि हमारा ये बिल्कुल कैजुअल प्रोग्राम होता है, अभी दस्तक हुई है, लगता है चाय आ गई है। मैं थोड़ा सा ब्रेक दूंगा ताकि चाय हम सामने रख लें, फिर हम गुफ्तगू शुरू करें। हम आ गए हैं वापस। अभी हमने खातर तो आजू अपनी कर ली है, समोसे, नगेट्स और शामी कबाब और चटनी और बहुत सारी मज़े की, जो साथ में कप ऑफ कॉफ़ी। तो अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो रेहान भाई, आपसे जो मेरे जहन में था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये जहन में होता है कि फ़ाइनेंस का काम सिर्फ नंबर्स गेम है और वो कॉस्ट कटिंग के ऊपर ही रहते हैं। आपने फ़ाइनेंस की फ़ील्ड में इतना अरसा लगाया, मुझे ये बताएं, अगर कोई स्टूडेंट जो कैरियर पाथ को अडॉप्ट करने के स्टेज पे है कि वो एचआर में जाए या फाइनेंस में जाए या सेल्स में जाए या बिज़नेस डेवलपमेंट में जाए, तो फाइनेंस का अगर वो शोबा पिक करना चाहे तो लॉन्ग टर्म उसको बेनिफिट क्या मिलेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल में वो किस तरह से फाइनेंस का जो तालीम है उसको या पोजीशन है उसको हेल्प आउट करेगी? ये मैं स्टूडेंट्स के लिए पूछ जी रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। नहीं, हमारा चूँकि मकसद भी यही है कि जो सुनने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जो कैरियर कोई पाथ अपना प्लान कर रहे हैं, तो उनको कुछ अगर हम इससे कुछ टिप्स वगैरह दे सकें विद आवर एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि फाइनेंस को टिपिकली नंबर गेम और नंबर्स कंसिडर, ठीक है। फाइनेंस, जब भी आप फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो इंप्रेशन बिल्कुल यही आता है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा-सा जो फाइनेंस का जो ओवरऑल एक जो उसका स्कोप है ना, उसको बहुत नैरो डाउन कर दिया गया है। उसको उस तरीके से समझा नहीं गया। यूज़र्स के लिए, आपके सुनने वालों के लिए मैं अगर आसान कर दूँ कि हमारे यहाँ फाइनेंस को सिर्फ़ अकाउंट्स की हद तक ही समझा फाइनेंस से जाता है। मुराद भी अकाउंट्स ही समझे आप, अकाउंट्स ही आम तौर समझा पे जाता है। समझा जाता है। जबकि अकाउंट्स जो है वो फाइनेंस का पार्ट है। अकाउंट्स बिल्कुल सादा ज़ुबान में अगर हम उसको एक्सप्लेन करना चाहें, आम फहम उसको बनाने के लिए, तो अकाउंट्स जो है वो डील करता है आपकी जो भी हिस्टोरिकल डाटा, उसको रिकॉर्ड करना, उसको रिव्यू करना, बेसिकली उसको रिकॉर्ड करना। ये अकाउंट्स मोस्टली इसको डील करता है। यानी कि जो भी आपका हिस्ट्री है उसकी रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग। डेटा रिकॉर्डिंग और डेटा रिपोर्टिंग। जबकि फाइनेंस डील करता है कि वो जो आप हाउ यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर,
जो नंबर्स यानी कि ओके, और ठीक है। तो फाइनेंस जो है वो आपका फ्यूचर को प्लान कर रहा होता है बेस्ड ऑन दैट हिस्टोरिकल ट्रेंड। तो दे आर बोथ दी पार्ट ऑफ द ओवरऑल फाइनेंस फंक्शन, दी अकाउंट्स एंड दी फाइनेंस। जब जो जिसमें अकाउंट्स जो है वो हिस्टोरिकल डाटा से के डील कर रहा होता है, और फाइनेंस बेस्ड ऑन दैट हिस्टोरिकल डाटा मेक सम प्रोजेक्शंस, प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, बिजनेस प्लानिंग। तो ये फाइनेंस इस शोबे को डील कर रहा यानी एक होता तरह से ये को पायलट होते हैं, वो बता रहा होता है कि आगे चल के क्या रुकावटें पेश आ सकती हैं है। एग्जैक्टली, और आगे चल के क्या अपॉर्चुनिटीज भी आप अवेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसके बिल्कुल। लिए क्रिएटिव होना और विजनरी होना बहुत जी ज़रूरी जी है। बिल्कुल। हाँ। इसीलिए अगर कोई भी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, वो किसी भी अब जिस कंपनी में भी, जिस इंडस्ट्री में भी वो काम कर रहा है, अगर वो उसके ओवरऑल ऑपरेशंस को, उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को, उसकी मेजर कॉस्ट स्ट्रीम्स को, या इवन कंपटीशन को, मार्केट अपॉर्चुनिटीज को अगर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो वो फाइनेंस का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो अकाउंट्स का फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। हाँ, अक्सर मैंने देखा कि फाइनेंस के जो हेड्स हैं वो ऑपरेशनली या तबीयतन मिजाजन वो अकाउंट्स मैनेजर होते हैं विद द टाइटल ऑफ फाइनेंस जी जी हेड। बिल्कुल। जबकि आपने जो बड़ा मुझे नहीं पता था, तो बड़ा खूबसूरती से डिफाइन किया आपने कि फाइनेंस इज़ मोर ऑफ अ, कह लीजिए, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, एग्जैक्टली। जिसमें वो चीज़ों रिकॉर्ड को इंटरप्रेट करके डिफाइन करके तो उसमें से फ्यूचर के लिए रास्ते बना के तो वो मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेक्ट करता है। करेक्ट। उसमें रिस्क एनालिसिस हो जाता है, आपका फिजिबिलिटी एनालिसिस हो जाता है, इंडस्ट्री एनालिसिस हो जाता है। और अगर ये फाइनेंस, जिस तरह आपने कहा कि ये रोल फंक्शन नहीं कर रहा, तो एक्चुअली इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट। हाँ, इट कैन बी एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये एक फ़र्क है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मोस्टली यही एक अकाउंट्स और फाइनेंस को अकाउंट्स का ही पर्सपेक्टिव में रिव्यू किया जाता है, और कंपनीज इसलिए बाज़ औक़ात इस स्ट्रेटेजिक रोल को बहुत अंडरमाइन कर देती हैं। हाँ, ऐसे मैं देखा और फिर इसी वजह से जो उनकी बिजनेस प्लानिंग है और आपस में इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस की कम होने की वजह से कंपनी अपने विजन्स, मिशन स्टेटमेंट और उनको कैसे कन्वर्ट करना है टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स, उनको मिस कर जाती है। और अक्सर मैंने देखा कि कंपनीज के हेड, अगर वो इंडिविजुअल कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उसमें फाइनेंस को सिर्फ पैसा किधर जा रहा है और क्यों जा रहा है, बस इसी के ऊपर नज़र रखने के लिए रखा होता है। इसके पीछे जो एक लीडरशिप रोल है और साइकोलॉजी है, उसको नज़रअंदाज कर देता है। जी जी बिल्कुल। इसमें मैं, इससे पहले कि मैं आपसे मज़ीद गुफ्तगू करूँ, ये जो दोस्त अहबाब इंटरव्यू देख रहे हैं, उनकी खिदमत में एक मोदबाना सी गुजारिश है कि इस सीरीज़ में जितने भी लोग आएंगे, और कॉफ़ी विद फ्रेंड्स सीरीज़ में भी जितने भी लोग आते हैं, वो ज़ाहिर है किसी न किसी कंपनी में किसी पोजीशन पे होते हैं। हम बात जब कर रहे हैं, जैसे मैं रेहान भाई से बात कर रहा हूँ, तो रेहान भाई का विज़डम, उनकी लाइफ की अप्रोच, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे अपने सीखने के लिए भी और आपके सीखने के लिए भी। अब ज़ाहिर है जब ये यूट्यूब पे जाता है तो इसमें दफ्तर के कोलीग भी देखते हैं, तो दफ्तर में ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है। अब उसमें से हो सकता है वो बाज़ औक़ात ये कह जी कि अच्छा रेहान साहब ने ये बात की है तो हमारी कंपनी में काम करते हैं, तो इनका मुराद ये डिपार्टमेंट या ये बंदा होगा। तो ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं रेहान साहब का इंटरव्यू, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किताब का मैं बुक रिव्यू देता हूँ। तो जब किताब पे बुक रिव्यू में मैं कोई तनकीद करता हूँ, तो वो मुसन्निफ़ के कंटेंट और मुसन्निफ़ की आइडियोलॉजी और उसकी रिसर्च पे होती है, पब्लिशर पे नहीं होती। तो जो कंपनी जिसमें कोई भी आदमी काम कर रहा है, उसमें कोई खूबी सलाहियत है तो कंपनी ने रखी हुई है ना। आगे उसके एक जनरल लाइफ, एक एजुकेशनल डिस्कशन एंड टॉक होती है, वो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो रही होती है, उसका कंपनी के किसी डिपार्टमेंट या फ़र्द से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी, और बॉस भी अच्छे हैं और एनवायरनमेंट भी अच्छा है, और आपका वहाँ होना ही इस बात की अलामत है, मैं समझता हूँ। और भी बहुत सारे दोस्तों से वहाँ मुलाकात हुई, तो अच्छे लोगों का अच्छी कंपनी में होना उस कंपनी के अच्छे होने की अलामत है। तो इस सेंस में इस गुफ्तगू को सुनिएगा, जो ख़ास तौर पे कोलीग भी हैं, कि हम एक, आप सब तो माशाल्लाह समझदार हैं, अपनी अपनी पोजीशंस पे हैं, बट जो यूथ आना चाह रही है इस फील्ड में, और पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट कल्चर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यूथ को फोकस करके हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसको इसी सेंस में सुनिएगा। आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें एक मैं और चीज़ ऐड कर दूं
आपने ख़ास तौर पे कहा था कि जो लोग अभी फाइनेंस को एज अ कैरियर अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई टिप? तो उनके लिए बिल्कुल जिस तरह मैंने अभी पहले भी गुफ्तगू में कहा था कि वो कोशिश ये करें कि फाइनेंस को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिपार्टमेंट के तौर पे कंसिडर करें। जहाँ पर भी हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, जिस इंडस्ट्री में भी हैं, अपनी इंडस्ट्री को स्टडी करें, अपने बिजनेस को स्टडी करें। सिर्फ अपने नंबर एनालिटिक्स के ऊपर ही जब तक आप अपना विजन ब्रॉड नहीं करेंगे, अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को, इंडस्ट्री के कंपेटिटर्स को रिव्यू नहीं करेंगे, मार्केट डायनामिक्स को रिव्यू नहीं करेंगे, आप बेहतर तरीके से फाइनेंस का रोल फंक्शन नहीं कर सकेंगे। तो ये एक नहीं वो ये माशाल्लाह अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में ये चीज़ें निसाब का हिस्सा भी होनी चाहिए कि जहाँ से वो पढ़ के आ रहे हैं उन चीज़ों का शऊर और ये चीज़ें लेके आएँ। डू यू थिंक कि हमारा जो बच्चे आ रहे हैं फाइनेंस की फील्ड में, मार्केट में फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, एमबीए फाइनेंस कर लिया या और डिग्री ले ली, तो उनके निसाब में ये चीज़ें शामिल हैं या होनी चाहिए? सर इत्तेफाक से अभी आपने चूँकि ये बात की कि मेरा अभी पिछले लास्ट मंथ एक इंटरेक्शन हुआ था, एक आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, एक ना भी लें तो ऑलमोस्ट सबका यही हाल है। तो कुछ यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनका विजिट हुआ था टू आवर कंपनी, यही मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव को रिव्यू करने के लिए, एंड हाउ we are managing the company and what are the roles of the management and how all these things are governed. तो मेरा एनालिसिस उन बच्चों से जब इंटरेक्ट करने के बाद यही हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर जो निसाब है हमारा, वो सिर्फ बुकिश हद तक रह गया है। उसमें एक टेक्स्ट बुक, और वो टेक्स्ट बुक भी उसके अंदर कोई रिसर्च R&D नहीं है, मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न रिसर्च स्टडीज़ उसके अंदर कोई शामिल नहीं है। जो एक टेक्स्ट बुक शायद आज से 15 साल पहले पब्लिश हो गई थी, वही याद करवा दी जाती है, और उसमें कोई प्रैक्टिकल सिनेरियोज, ठीक है ये एक अच्छा एक आइडिया था कि इस तरह की कंपनीज को विजिट करके वहाँ पर डायरेक्टली जाके क्वेश्चंस किए जाएं, लेकिन क्वेश्चंस जनरेट आपको पता है उसी वक्त होते हैं जब आपके पास इनपुट, आपके पास इतना हो, आपका माइंड आप अप्लाई करें, क्वेश्चन डिजाइनिंग पे आगे रह जाता है। एग्जैक्टली। तो चूँकि जब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस तरह की ग्रूमिंग और ट्रेनिंग हो नहीं रही कि बच्चा एनालिटिकली सोच सके। जब वो एनालिटिकली सोचता नहीं है तो वो उसकी क्वेश्चन जो है ना स्किल्स भी डेवलप नहीं होती, तो वो फिर उसी हद तक महदूद रह जाता है। तो ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैंने इसका गिला किया भी जो उनके टीचर्स थे, मैंने कहा इनको बच्चों को थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट ऑल अदर सब्जेक्ट्स की तरह टीचर भी वो हैं जिन्होंने जॉब्स कम की हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ वो एक निसाब उसको ज़बानी रटा लगाया और उसको पढ़ा देना, और वो बस बिल्कुल बिल्कुल वो खुद इंडस्ट्री से डिस्कनेक्टेड है, तो इसलिए उनको नहीं पता कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन एकेडमी एंड इंडस्ट्री। जी। अब हम आते हैं थोड़ा सा कंपनी के अंदर। ठीक है, मेरा भी टूटा फूटा सा थोड़ा सा जो HR का नॉलेज है। एक तो मैंने ये देखा है साइकोलॉजिकली ऑलमोस्ट हर जगह पे पाकिस्तान में HR में और फाइनेंस में अक्सर लड़ाई रहती है, बहू सास वाला मामला होता है। अब इसमें पता नहीं सास कौन है बहू कौन है, बट वो एक खिंचाव किसी कैफियत रहती है। ये इसकी क्या रीज़न हो सकती है आपके ख्याल में? सर इसमें देखें मेन वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि HR को नॉर्मली एज अ कॉस्ट सेंटर कंसिडर किया जाता है। ख़ास तौर पे वो कंपनियां जहां पर आपका जो मेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो इन टर्म्स ऑफ दी आपका स्टाफ पे रोल के ऊपर डिपेंडेंट है। सर्विस इंडस्ट्रीज है जहाँ पर, तो वहाँ पर आपका मेजर एसेट्स भी वही हैं, आपका ह्यूमन रिसोर्स है, और मेजर कॉस्ट सेंटर भी वो है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट वहाँ आता है जहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट में से कोई एक भी उनकी आपस में तो अलाइनमेंट ना हो, और वो भी अपना स्ट्रेटेजिक फंक्शन एक्चुअली उसको परफॉर्म ना कर रहे हो। जिस तरह मैंने फाइनेंस का भी बताया, दोनों कॉन्सेप्चुअली एक पेज पे ना हो। एग्जैक्टली। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर फाइनेंस वाला भी एज एन अकाउंटेंट सोचेगा तो वो उसको हमेशा कॉस्ट सेंटर ही कंसिडर करेगा, उसको स्ट्रेटेजिक कभी एज अ पार्टनर समझेगा नहीं। इसी तरह अगर HR वाला भी अपने आप को सिर्फ
ये कंसिडर करेगा कि आई एम ओनली हेयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माय ह्यूमन रिसोर्स, दैट्स इट। उसका कोई अपना स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखेगा नहीं। और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ये क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइनमेंट, उसको अचीव करने के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं। अगर वो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो किसी के जहन से भी निकल जाएगा, ओमिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस पैदा होगी। ये एक बुनियादी वजह है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जब इस लार्जर ऑब्जेक्टिव को ओमिट कर देता है, उसके जहन से ये ओमिट हो जाता है, तो वो सिर्फ फोकस्ड हो जाता है टूवर्ड्स दी सिर्फ कॉम्पेंसेशन या बेनिफिट्स टू ऑफ द एम्प्लॉइज ओनली, जबकि उसका जो आउटपुट है टूवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है। तो फाइनेंस वाला इसको एज अ कॉस्ट सेंटर कंसिडर करता है कि यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग माय कॉस्ट, या अकाउंट्स वाला, क्योंकि अगर वो तो ये फिर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। मैं तन क्या ना समझदार आदमी माशाल्लाह। तुझे नाल चाय भी पींदे हो, गल्ला जी किते चाह ना ठंडी हो। तो अच्छा, एक तो ये हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा एनालिसिस है एचआर का और फाइनेंस का। एक और तीसरा डिपार्टमेंट है जो कह लीजिए इनकी मोहब्बत में एक तीसरा शराकत हिस्सेदार भी है, उसको आप सेल्स डिपार्टमेंट कह लें या बिज़नेस डिपार्टमेंट कह लें। अब वो भी बेचारा, क्योंकि बिज़नेस चलना होता है लोगों को हायर करके, टीम को, उनसे फिर उसने बिज़नेस पिक करना होता है। तो बिज़नेस डिपार्टमेंट की बैक एंड के ऊपर एक तो एचआर की सपोर्ट और दूसरी फाइनेंस की सपोर्ट। और प्रॉब्लम मैंने जो फील किया सम टाइम कि बिज़नेस डिपार्टमेंट करता है क्या, वो समझता है कि ये दोनों डिपार्टमेंट मेरे मातहत है या मेरे विज़न के मातहत है। उनसे इनपुट लेने की बजाय उनको अपनी इनपुट देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका रुख होता है कस्टमर की तरफ। तो वो वहाँ से जो फीलिंग पिक कर रहा है या वहाँ से जो रिक्वायरमेंट पिक कर रहा है, इंटरनल इनर वॉइस नहीं सुन रहा फाइनेंस की और एचआर की, और उसका सारा फोकस है कस्टमर पे। और वहाँ से जो उसको फीलिंग मिलती हैं वो कोशिश करता है विदाउट कंसल्टिंग एंड डिस्कसिंग वो फाइनेंस और एचआर पे इम्प्लीमेंट कर दें। उससे एक नए किस्म का तीसरा क्लैश आ जाता है। पहले दो आपस में क्लैश में होते हैं जो उन रीज़न की वजह से जो आपने बयान किया, तीसरा फिर ये बीच में ऐड हो जाता है। तो बिज़नेस डिपार्टमेंट ये फाइनेंस के साथ कैसे मिलके या एचआर को दोनों को साथ में ला के, तो ये किस तरह से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि फाइनेंस में स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए, फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्यूचर सारा फोकस्ड होता है कस्टमर बेस्ड, और वो जिम्मेदारी होती है बिज़नेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे। तो इस हवाले से मैंने ये सोचा आपसे पूछा। देखिए सर, अगर तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स किसी भी जगह इन आइसोलेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये डेफिनेटली रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और आप अपना सेंट्रल ऑब्जेक्टिव कंपनी का वो लूज़ कर जाएंगे, उसको वो आपका ट्रैक मिस हो जाएगा। अब ये आपस में कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। सवाल कितना सेंसिटिव है। जी, साथ में पुलिस की सारे की आवाज़ आ रही है। एग्जैक्टली। साथ में गाड़ी गुजर रही। तो इसमें लेकिन तीनों का ना अपना अपना एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। जिस तरह आपने कहा कि सेल्स जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, ऐसे ही। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एचआर ओरिएंटेड है, जो फाइनेंस है वो रिसोर्सेज ओरिएंटेड है। ऐसे ही माशाल्लाह। अच्छा हो गया। अब ये किसी भी कोई भी स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये तीनों उसके कंपोनेंट्स हैं। ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स क्या हैं, वो कस्टमर्स आ गए सेल्स की साइड से। ऐसे ही। आपके इंटरनल स्ट्रेंथ्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, द कैपेबिलिटी, द इनोवेशन, द R&D, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स आ गया। और आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, वो फाइनेंस का रोल आ गया। तो कोई भी स्ट्रैटेजी इन तीनों के बगैर बन ही नहीं सकती। यानी अब इस बिगर पिक्चर में तीनों इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ये जूज होगी उस कुल पिक्चर का। जी बिल्कुल, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। तो जब भी किसी एक भी एलिमेंट को आप माइनस करेंगे या एक को भी अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे, तो तीनों सफर करेंगे। अगर सेल्स वाला अपनी डोमिनेंस को एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा विदाउट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके पास जो विजन है वो मार्केट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स या एक्सटर्नल डायनामिक्स का है।
अगर वो इंटरनल अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उसके पास स्ट्रेंथ्स हैं इन टर्म्स ऑफ द एचआर, इन टर्म्स ऑफ द इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उसको इग्नोर कर देगा तो डिलीवरी उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वो फाइनेंस की जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, towards the analysis, towards the feasibility analysis, risk analysis, Exactly. उसको इग्नोर करेगा तो हो सकता है कि ऑन द फेस ऑफ इट कोई प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा हो, ऑन द फेस ऑफ इट बड़ा प्रॉफिटेबल लग रहा हो, लेकिन उसके अंदर इनहेरिटेड जो रिस्क होंगे जब वो सामने आएंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, अगर उनको पहले कंसिडर नहीं किया गया और रिस्क मिटिगेशन प्लान नहीं किया गया, तो हो सकता है कि वो बाद में जब क्लोजर के वक्त वो लॉस में खड़ा हो। तो तीनों डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी इनफरादी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट दे आर लाइक इसमें एक और भी है, ऑपरेशंस को भी अगर आप ऐड कर लें, ऑपरेशंस को भी ऐड कर लें, तो ये चारों डिपार्टमेंट्स आर लाइक द टायर्स ऑफ अ कार। अगर एक भी फ्लैट हो जाएगा तो आप गाड़ी को चला नहीं सकेंगे, चलाएंगे तो बाकी तीन को डैमेज करेंगे। ऐसे ही, हाँ बिल्कुल। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये यानी चारों डिपार्टमेंट अगर हम मिला लें, ऑपरेशंस हैं, एचआर हैं, बिजनेस डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, इसमें लीड मैं सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट को एग्जैक्टली कंबाइन वो मैं इसी को कंबाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल, बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स एंड बिजनेस यानी ये दो टर्म है जी बिल्कुल। तो कभी यानी कि जिस तरह अकाउंट्स एंड फाइनेंस है तो सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, तो इसमें बिजनेस डेवलपमेंट ये कह लें आप, टोटलिटी को कह लें, उसका एक यूनिट फाइनेंस आपका सेल्स का भी हो सकता है उसमें। अब इसमें अक्सर मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अक्सर जो बिज़नेस डेवलपमेंट के जो टीम लीडर हैं वो जब बिज़नेस डेवलपमेंट के सेमिनार में जाएंगे, कोई वर्कशॉप्स हैं, क्लाइंट के साथ मैनेजमेंट है, तो उसमें जो हेड ऑफ़ एचआर है, हेड ऑफ़ फाइनेंस है, इनको आमतौर पे अपने साथ नहीं रखते। वो जो आपने बताया ना, सोच एक है कि कहीं ये ना पता चल जाए कि मैं आगे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली चारों डिपार्टमेंट का अगर कंपनी अच्छी ना हो तो सबका फोकस होता है मैंने सीईओ को कैसे खुश करना है। तो इंडिविजुअल रिपोर्टिंग करके वो कोशिश करते हैं मैं अपने नंबर वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के पेश करूँ। अब अगर सीईओ समझदार हो तो वो इंडिपेंडेंटली जब मीटिंग्स होती हैं, बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स शामिल करके वो करते हैं। जो मैं ये बात यानी कहना चाह रहा था, या जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था अपने जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ में क्या आप समझते हैं कि एचआर का हेड जो है, एक तो उसकी सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने सिर्फ एचआर चलाना है तो एचआर ऑफिसर भी हायर कर सकते हैं। अगर आपने एचआर हेड रखना है तो उसकी बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग कितनी मजबूत है। इस तरह अगर आपने फाइनेंस चलाना है तो वो तो अकाउंटेंट से भी काम चल जाएगा, अकाउंट मैनेजर से भी, मगर फाइनेंस हेड लगाना है तो उसको पता हो कि बिज़नेस की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन पे बिज़नेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ताकि आप सबकी एफर्ट्स जो हैं वो इन लाइन एंड हारमोनी के साथ है या नहीं है। उस सूरत में बिज़नेस डेवलपमेंट का जो हेड है उसको क्या करना चाहिए कि एक तो इंटरनल हार्मनी क्रिएट हो और सबकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को लेके उसको कलेक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करके तो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करें। इसमें सर सबसे पहले तो ये तमाम कंपनीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक आप समझे कि हमारी तरफ से एक टिप है कि अगर इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर आपस में हार्मनी क्रिएट करने के लिए, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए, इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पहले तो इंटरनल मीटिंग्स का कोई प्रोसीजर होना चाहिए, पीरियोडिकल मीटिंग्स होनी चाहिए, ताकि ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अंडरस्टैंड कर सकें, एक दूसरे के आप कह सकें कि एक दूसरे की पोजीशन को अंडरस्टैंड कर सकें, एक दूसरे को चैलेंजेस को अंडरस्टैंड कर सकें, और उसके बाद कलेक्टिवली अपनी स्ट्रेंथ्स को सामने रखते हुए, अगेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखें एक ही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ, उसको इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कह लें, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ कह लें, तो मैक्सिमाइज द ग्रोथ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो जब तक ये तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, एक दूसरे के चैलेंजेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो दे कैन नॉट वर्क टुगेदर। तो एक तो इंटरनली इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, दे सिट टुगेदर आफ्टर सम टाइम टू। फिर दूसरी बात जिस तरह आपने कही कि एचआर को भी एज अ पार्टनर विद बिजनेस डेवलपमेंट को एज अ पार्टनर विद एचआर कैसे आपस में कोलैबोरेट,
जिस तरह मैंने फाइनेंस के बारे में कहा कि जो कोई भी अच्छा फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, ही कैन नॉट वर्क एज अ गुड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव अनलेस he understands the dynamics of its business. Similarly, it goes with the HR also, और it goes with the sales executive also, कि sales executive को सिर्फ अपनी डोमेन के अंदर एक्सटर्नल जो डायनामिक्स हैं उनसे बाहर निकल के इंटरनल डायनामिक्स और चैलेंजेस और स्ट्रेंथ्स को भी देखना पड़ेगा। यानी कि उसके पास भी कुछ, नॉट टू द वेरी एक्सटेंसिव नेचर, बट एट एक कह सकते हैं कि मिनिमम लेवल पे उसको कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा, ताकि जब तक वो फाइनेंशियल मैट्रिक्स को नहीं पता होंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव को, he will not be able to measure the performance of its department, its own department. जी ठीक। He will not be able to measure the performance of its department related to the performance of another company working in the same industry. तो ये तो सारे एनालिसिस है जो बेस्ड ऑन द डाटा है, बेस्ड ऑन द फाइनेंस है। तो जब तक सेल्स एग्जीक्यूटिव भी उसको ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो ही विल नॉट बी एबल टू मेजर द परफॉर्मेंस। एचआर के लिए भी, एचआर के अंदर भी जब तक एनालिटिक्स, जैसा आपने कहा कि अगर एचआर का रिसोर्स सिर्फ ये बेसिक एचआर और वो स्ट्रेटेजिक एचआर फंक्शन नहीं करेगा, तो उसके लिए भी एचआर मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी कॉस्ट ऑफ हायरिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग पर एम्प्लॉय क्या है, मेरा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कितना है, मेरा इंडस्ट्री के अंदर जो मेरा कंपेटिटर है वहाँ पर रेवेन्यू टू एम्प्लॉय रेशो क्या है। ये सारे वो मैट्रिक्स हैं जो बेसिकली आपको एक बेसिस देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसकी बेस पे आप फ्यूचर डिसीजंस कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को अलाइन कर सकते हैं। तो जब तक ये तमाम, दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि एक अच्छा एचआर मैनेजर भी उसी वक्त फंक्शन करेगा जब वो फाइनेंस और सेल्स के शू में जाके उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, उनके चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करे, एंड ही मस्ट हैव सर्टेन नॉलेज related to finance. Finance has certain knowledge related to HR. Sales should have a certain knowledge related to finance and HR. तो तभी ये गाड़ी जरा स्मूथली आगे चलेगी, and the operations as well as, क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अंदर, क्योंकि फाइनेंस का जो रोल है अगेन वो चूंकि एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू ऑल दीज, बेसिकली टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उनको आपस में इंटीग्रेट करने के लिए मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से, कि वेयर इज आवर सेल्स गोइंग, हाउ गुड देयर परफॉर्मेंस इज, बेस्ड ऑन दो सर्टेन मैट्रिक्स। अब इसमें डिफरेंट थेरीज हैं और मैट्रिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन दी रिसर्च एंड स्टडीज। उसको आपने ऐसा बैलेंस्ड मैट्रिक बनाना है जिसमें सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड या नंबर्स ना हो, इसमें सेल्स, मार्केट, इंडस्ट्री, बिल्कुल, एचआर स्ट्रेंथ, HR कंपेंसेशन प्लान्स, इंसेंटिव प्लान्स, ये एक बैलेंस मैट्रिक बनाना है जिसमें सारी चीज़ें, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, ये बहुत ही, आपने देखा होगा कि फाइनेंस इज़ नॉट जस्ट द नंबर गेम, इट्स ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, द वे यू थिंक। और अब हम बिज़नेस डेवलपमेंट से थोड़ा आगे चलते हैं। आप माशाल्लाह जहाँ काम करते हैं टेक एक्सेस पाकिस्तान में, उनका बिज़नेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी अच्छा और उनके हेड भी अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत ना लो, मैं क्या उधर भी सलाम अर्ज़ कर दी। अच्छा, अब ये बताएं कि एक इंटरनल इशू है, अक्सर लोग, ये जनरल है थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, कि जब लोग काम कर रहे होते हैं और उकता जाते हैं एम्प्लॉयमेंट से, फिर वो उकता के सोचते हैं कि हम अपना ही काम कोई शुरू कर लें। सम टाइम कंपैटिबिलिटी इशू आ जाते हैं कैरियर में, खा वो आप फाइनेंस से हो, एचआर से हो, किसी फील्ड से हो। ये जो कंपैटिबिलिटी इशू आते हैं जनरली स्पीकिंग एज अ वे ऑफ कैरियर लाइफ, उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं? और ये जो बाज़ का लोग एक कंपनी में काफ़ी अर्सा लगाने के बाद फिर वो कहते हैं नहीं हम अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लें, जैसे हम बात भी कर रहे थे रात को कि बाज़ का समटाइम्स ये एक ह्यूमन फिनोमेना की बात कर रहे हैं हम, किसी एक ख़ास कंपनी की बात नहीं कर रहे। ये मैंने देखा अमेरिका में भी है, बहुत सारे ऐसी इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि दे वर एम्प्लॉइज़ बिफोर एंड देन दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। तो एक हाई प्रोफाइल थॉट प्रोसेस को लेके, या यूँ कह लीजिए कि बंदा जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली अवेयर हो जाए तो उस अवेयरनेस की कीमत चुकानी पड़ती है। और जो हमारे सुनने वाले हैं, जब वो एक ख़ास अरसा लगाएंगे एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉई,
और बाद में वो चाहेंगे कि एज एन एम्प्लॉय वो बाद में एज अ लीडर भी आए, एज अ CEO भी आए, एज अ फाउंडर भी आए। तो ये जो ब्रेक बीच में आकर लाइफ में लगता है, कंपैटिबिलिटी शॉक लगता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? हाँ, असल में सर इसका मैं एक स्टेप बैक जाता हूँ टू आंसर दिस क्वेश्चन। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो एजुकेशनल सिस्टम है, अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें ना, तो ये एक नाउ इट्स बीन पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर कल्चर। और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के एक माइंडसेट ही बना दिया जाता है कि आप ये एजुकेशन हासिल करें, ये डिग्री हासिल करें, सो दैट यू गेट अ गुड जॉब। यानी एम्प्लॉय माइंडेड लोग बाहर निकाल रहे हैं। एब्सोल्युटली, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स वैसे ही कम है, ऐसे ही, हाँ, ठीक है। तो पहले एग्जैक्टली ठीक है। एक कुछ हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ ख़ास तबकात हैं, कुछ ख़ास आप कह रहे हैं कास्ट्स हैं ऐसी जो कि ट्रेडिशनली बिजनेस ओरिएंटेड रहे हैं और वो एक फैमिली बिजनेस ही एक लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। नए जो ट्रेंड्स हैं या एक एज एन एंटरप्रेन्योर ये जो स्किल सेट है, क्योंकि ये स्किल सेट आपकी डेवलप होती है उस वक्त कि आप किस मशीनरी से निकल के बाहर आ रहे हैं, किस वो जो हमारा मैंने जैसा भी हमने जिक्र किया था कि जो हमारा एजुकेशनल सेटअप है वो तो माइंडसेट बना ही इस किस्म के रहा है कि जहाँ पर सिर्फ आपने नौकरी करनी है, क्योंकि ये माइंडसेट बेसिकली इसकी बड़ी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ये जब पार्टीशन से पहले का जो माइंडसेट था, जो ब्रिटिश ने ये इम्पोज करवाया किसी तरीके से हमारी एजुकेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि उनको वर्क फोर्स चाहिए थे यहाँ से। एग्जैक्टली, वो चाहते भी नहीं थे कोई वो लीडरशिप रोल पे। एग्जैक्टली, उनको वर्क फोर्स चाहिए थी वहाँ पर। तो खैर वो तो माइंडसेट अभी तक हमारे यहाँ चल रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ ब्रेक कब होती है? नॉर्मली इन द बिगिनिंग ऑफ द कैरियर लोगों को फील नहीं होता, और हम अमूमी तौर पे कहते हैं कि पहले 5-7 साल स्ट्रगल के होते हैं किसी भी कैरियर के स्टार्ट में। फिर एक दरमियान में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज आता है और फिर कोई मैच्योरिटी फेज आता है व्हेन यू आफ्टर 15+ ईयर्स ऑफ सर्विस। अच्छा, ये जो आपने बात की है ये भी हर एक के ऊपर नहीं आता। ये भी हर एक के ऊपर नहीं आता। आई हैव सीन पीपल, many people who are very much happy, contented with whatever their role they are in. आप इनको कहते हैं ये वो लोग होते हैं जो go with the flow, they are happy, they are contented, whatever। हर इंसान की अपनी एक नेचर है, बिल्कुल ऐसे है। तो हम किसी कोई खुदा ना खास्ता ना जो अल्लाह ताला ने उन कामों के लिए भी तो कुछ लोग रखने हैं ना। एब्सोल्युटली, तो हर एक को मिजाज दे दिया, वो खाना फिल कर दिया। जी एब्सोल्युटली। अब ये फेज उन लोगों पर आता है जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो लोग सोचने समझने वाले ज़्यादा होते हैं, जो आप समझे कि ज़रा एनालिटिकल माइंड सेट के साथ तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और सिर्फ अपना जो रोल है उस तक अपने आप को लिमिट नहीं रखते, जो अपना होराइजन, जिनका होराइजन थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जो अपने रोल से बाहर निकल के, या आप जिसको अमूमी तौर पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड का लफ्ज़ भी कहा जाता है, यानी स्पार्क ओरिएंटेड इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और तो ये लोग, अच्छा, कैरियर में भी ज़्यादातर आप देखिएगा ग्रोथ इन लोगों की होती है, क्योंकि दे ऑलवेज थिंक बियॉन्ड देयर प्लेट। आई मीन बियॉन्ड देयर प्लेट मीन कि उसको इग्नोर किए बगैर, उनको उसको इग्नोर किए बगैर, दे ऑलवेज थिंक अबाउट, शॉर्टकट में नहीं जाते, एब्सोल्युटली डंडी नहीं मारते, जो मिल रहा है उसके ऊपर वो बिल्ड करते हैं। और वो बिल्ड करने का पर्पस क्या होता है? सेल्फ डेवलपमेंट नंबर 1, एंड ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली, जब वो तो विन-विन सिचुएशन, जब वो ग्रो कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो कर रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये लोग जब एक सैचुरेशन पॉइंट कब आता है, जब ये लोग देखते हैं कि जितनी कंट्रीब्यूशन या जितनी आप कह लें कि दिलजमी के साथ, जितनी एफर्ट के साथ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी, मे बी जो उसका रिस्पॉन्स है फ्रॉम द कंपनी, सम कंपनीज में ये इश्यूज आते हैं। एक तो ये एक फैक्टर ये हो जाता है। फिर दूसरा, बाज़ औक़ात ऐसे एम्प्लॉइज़ को जो बाकी
अब होता है ना, हमारे यहाँ कल्चर है जी, आपको अच्छा काम करने का सोचेगा तो तनु की जरूरत है यार, तू आराम नाल बैठ जा यार, ऐसे ही है यू नो ऐसे ही यार तू सानू ही मरवाएगा यार, ऐसे ही ऐसे ही है वो लोग बॉस को पता चल जाएगा, काम भी हो सकता है, काम ही हो सकता है साड़ी जिनी सैलरी होती है, आराम नाल बैठे होते बैठे जी, एग्जैक्टली। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक कि उसको अपने पीयर्स के साथ रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाए, वो कल्चर कंपैटिबिलिटी खराब हो जाए उसकी, वहां पर बाकी अगर ऐसा लेड बैक कल्चर है और एक बंदा उनमें जरा आउट परफॉर्मर आ गया है जो चाहता है कि कुछ करना, वो बाज़ जगहों पे ना लॉबी ने ना स्लो परफॉर्मेंस को ही आइडियल बना के पेश किया। एब्सोल्युटली। वो एक बंदा जब फास्ट परफॉर्मेंस वाला आया था ना, तो स्लो परफॉर्मेंस वाले एक्सपोज हो जाते हैं। जी 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 जी, उनको अब ये होता है कि हम बॉस का कर कुछ नहीं सकते, इसका कुछ ना कुछ करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एक तो कल्चरल उसको रेजिस्टेंस फील होना शुरू हो जाती है, इनकम्पैटिबिलिटी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। दूसरा समटाइम्स रिकॉग्निशन, बाज़ औक़ात हमारे इन आवर वेरी अर्लियर कैरियर, वन ऑफ माय गुड मेंटर्स he used to say कि not necessarily you always have to pay monetary reward to motivate a person. Sometimes a pat on the back is enough. हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा. Sometimes you know in the beginning of the career, in the mid career, when people are self motivated, they are trying to bring innovation, they are trying to bring changes or positive changes. तो समटाइम्स अ पैट ऑन द बैक, जस्ट वो कहते हैं यार आज तो मुझे बॉस ने ये कह दिया, तो वो और मोटिवेट होते हैं। तो समटाइम्स ये रिकॉग्निशन भी मैटर करती है। अगर आप देखें किसी भी इंसान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो इवेंचुअली यू विल फील, तो फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। वो सैचुरेशन पॉइंट ये इट कुड बी बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीजंस, लेकिन ये उन्हीं लोगों के पास आता है जो हु हैव दिस कैपेसिटी टू थिंक बियॉन्ड देयर ओन रोल, और उनके दरमियान आपस में तमाम फंक्शंस की इंटीग्रेशन को समझते हैं, उनकी इंटरडिपेंडेंसीज को समझते हैं, और उनके चैलेंजेस को, उनके स्ट्रेंथ्स को। फिर एक टाइम आता है इनमें से कि आप देखते हैं कि नए बिजनेस लीडर्स इमर्ज होते हैं। ऐसे ही वो फिर वो बाय शॉक भी आते हैं, बाय सपोर्ट भी आते हैं। जी एग्जैक्टली। तो ये नए बिजनेस लीडर्स। एक आखिरी सवाल ताकि फिर हम इसको कंक्लूड करें। अब मैं आता, यानी ये तो हमने सारे एरिया, अब मैं आता हूँ सीईओ लेवल के ऊपर। बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे लोग, बेशुमार मर्तबा उनको बड़ी ऑफर्स होती हैं अच्छे पोजीशन की और अच्छे पैकेज की, मगर वो छोड़ के नहीं जाते। जब उनसे पूछा जाए जी छोड़ के क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा जी कि हम इस कंपनी में सिर्फ इस बॉस की वजह, सीईओ की वजह से बैठे हुए हैं। पूछें जी क्यों बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी एक वक्त उनकी ज़िंदगी में ऐसा आया था कि उस वक्त अगर सीईओ की सपोर्ट ना होती, विदाउट थिंकिंग द एम्प्लॉई, एक पर्सनल कनेक्टिविटी है, इमोशनल कनेक्टिविटी है, उस वक्त सीईओ ने आगे बढ़ के उनका हाथ ना पकड़ा होता तो शायद उनकी ज़िंदगी में पता नहीं उस वक्त क्या मुसीबत आ जाती। तो अल्लाह की भेजी हुई मुसीबत में, आजमाइश के तौर पे, और सीईओ की शक्ल में, नेमत की शक्ल में अल्लाह पाक मुसीबत और बंदे के दरमियान सीईओ खड़ा कर देता है। वो एक इमोशनल जो कहते हैं ना कनेक्टिविटी सीईओ क्रिएट करता है कंपनी में, कि एम्प्लॉई की मैं समझता हूँ जो लॉयल्टी एंड कमिटमेंट है, बहुत सारी कंपनियां सिर्फ लॉयल्टी और कमिटमेंट पे खड़ी हुई हैं, कंपटीशन पे नहीं। तो आपकी कंपनी में तो मैंने देखा है माशाल्लाह, आपका जो सीईओ के साथ जो लोगों की मोहब्बत है और उनके साथ जो कमिटमेंट है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, नो डाउट अबाउट इट। इसके हवाले से मैं चाहूँगा कि जो हमारे देखने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि बहुत सारे लोग जैसे जॉब ज्वाइन करते हैं, कोई पोजीशन ज्वाइन करते हैं, तो दे इमीडिएटली स्टार्ट थिंकिंग कि हमने लीडर कैसे बनना है, विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस कि हमें पहले एम्प्लॉई कैसे बनना है या फॉलोअर कैसे बनना है। पहले कुछ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट सबमिट करनी पड़ती है, उसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको फिर रिकग्निशन मिलती है। अल्लाह की बारगाह में इज्ज़ो इनकिसारी है, वो जब तक पेश नहीं होगी तो अल्लाह पाक की तरफ से रहमत और मोहब्बत का इनाम भी नहीं मिलता। इसी तरह सीईओ के साथ देखें, हर कंपनी के अपनी कह लीजिए नकाइस भी होते हैं, खूबियाँ भी होती हैं, जो इंसान भी है खूबियाँ, मगर ये है कि जब कोई ऐसा एम्प्लॉई किसी ऐसी कंपनी में चला जाए कि जो अपनी लॉयल्टी और कमिटमेंट से कंपनी का भी सहारा बन जाए इमोशनल, कि कंपनी के सीईओ को पता होगा कि हमें कुछ नहीं होगा जब तक ये बंदा हमारे साथ है, और कोई पता नहीं उसे एक बंदे की वजह से पूरी कंपनी को अल्लाह पाक रिस्क से नवाज रहा हो,
तो आपका मैंने माशाल्लाह देखा कि टेक एक्सेस पाकिस्तान में कि एम्प्लॉई भी ऐसे हैं आपके पास और आपका सीईओ भी ऐसा ही है। ये जो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं आपके ख़्याल में कि यूँ कह लीजिए जब आप अब मैं नए सुनने वालों के लिए थोड़ा-सा सवाल मैंने इसलिए लंबा कर दिया ताकि सवाल का बैकग्राउंड समझ में आ जाए कि जब कोई नया आदमी जो स्टूडेंट्स हैं जब जाके किसी कंपनी में जॉइन करते हैं, तो वो ये देखेंगे कि एक तो उनका अपना बॉस है, इमीडिएट बॉस जिसको वो रिपोर्ट करते हैं, जिसके लिए उनको हायर किया गया है, और एक कंपनी का बॉस है, सीईओ है। इन दोनों के दरमियान कमिटमेंट एंड लॉयल्टी को बैलेंस कैसे करना है कि दोनों से फैज़ ले, बजाय कि एक को इधर कर दे और दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए और दोनों से फैज़ लेने से महरूम हो जाए। तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन रख सकते हैं जो नए जॉइन करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आपके सवाल के 2-3 हिस्से हैं, तो मैं उनको एक-एक जी, करके जी। एड्रेस करता हूँ। एक तो आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं अल्लाह ताला बाज़ औक़ात किसी भी इंसान की शक्ल में, किसी के मुश्किल वक़्त में उसकी मदद का ज़रिया बना देते ऐसे हैं। ही ऐसे ही। तो मदद तो अल्लाह ताला करते हैं, हाँ, ज़रिया किसी को बना सकते हैं। ऐसे ही वो है, बाज़ औक़ात वो आपकी कंपनी का ऐसे ही सीईओ, है, बिल्कुल ओनर, ऐसे ही। डायरेक्टर हाँ, ऐसे ही। कोई भी हो सकता है। तो वो जब आप ये बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में कुरान पाक की वो आयत भी आ गई, हल जज़ाल एहसानी इल्लल हाँ, एहसान। एहसान ऐसे ही। तो कुछ लोग जो जिनका ज़र्फ़ बड़ा होता है, वो फिर किसी भी ज़िंदगी के किसी मौके पे, वो चाहे वो विदिन द कंपनी हो, आउटसाइड द कंपनी हो, जब भी किसी शख्स का कोई शख्स उन पे कोई एहसान करता है, तो वो हमेशा उसके ममनून रहते हैं। ऐसे ही। वो कोशिश करते हैं कि हाँ। अपने किसी भी एक्ट से किसी इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुँचाएँ, ऐसे और ही। अगर फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, हाँ, तो बिल्कुल। बिल्कुल बढ़-चढ़ के, ताकि बढ़-चढ़ के हाँ। तो ये तो फिर एक इंसान के अंदर एक फ़ितरतन अल्लाह ताला ने ये बात रखी है। ऐसे अब ही। जिसकी फ़ितरत के अंदर कोई गड़बड़ है, तो वो तो ऐसे ही। इसके बरक्स भी कर अच्छा, देते ऐसी हैं। जगहों पे ना वो जो तबीयत और तरबियत के नकाइस वाले लोग हैं ना, अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा होता है कि वो खुद ही फ़िल्टर होके आउट हो जाते हैं। सही। सीईओ कुछ भी ना करे ना, या एम्प्लॉई कुछ ना करे, तो वहाँ बरकत का ये आलम होता है कि अल्लाह पाक ने अपनी बरकत के ज़रिए वहाँ फ़िल्ट्रेशन लगाई होती है। जी, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। तो हम आ तो जाएँ। एक तो ये हो गया कि ये भी वैसे ये तो जनरली हमें एज़ अ ह्यूमन फ़ितरत में और एज़ अ मुसलमान होने की हैसियत से भी मुसलमान। हमें, तो किसी भी रोल में हम हैं, अगर हमारा कोई मोहसिन है, हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे हमें ही। कोशिश हाँ, करनी ऐसे चाहिए कि ही। हम उससे बढ़ के उसके साथ ऐसे करें। ही, तो एक बिल्कुल। तो अच्छा, अब दूसरी बात ये कि कंपनी के अंदर जो एक एम्प्लॉयी है, वो अपना रिलेशनशिप विद द लाइन मैनेजर एंड विद द हायर मैनेजमेंट कैसे असल में मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये जो कंपनी है ना, ये कोई भी कंपनी है, वो टॉप टू बॉटम आपकी सारी चीज़ें फ़्लो कर रही होती हैं, चाहे वो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, विज़न है, मिशन है, वो ऊपर से नीचे फ़्लो कर रही होती हैं। ऐसे ही। अगर तो कोई दरमियान में बैरियर नहीं, वो फ़्लो स्मूथ है, जो चीज़ें ऊपर ट्रांसपायर हो रही हैं, वो नीचे पास ऑन उसी तरीके से हो रही हैं, तो चाहे वो उसका इंटरेक्शन डायरेक्टली अपने मैनेजर से ही हो, काफ़ी हो, और मैनेजर इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट द हायर सीनियर मैनेजमेंट, सीईओ, डायरेक्टर्स आर थिंकिंग, तो वो नेचुरल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, बिकॉज़ ही इज़ इनटू दैट सिंक ऑटोमैटिकली। यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको कहें कि हर मैनेजर अपने सीईओ का खलीफा भी होता है। एब्सोल्यूट, बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज़ किया। तो अगर वहाँ पर कहीं प्रॉब्लम है, तो फिर अलाइनमेंट ऑटोमैटिकली मिसअलाइनमेंट हो जाएगी। हाँ, सही। हाँ। कन्फ्यूजन आएगी नीचे एम्प्लॉई के पार्ट पे कि यार, शुड आई फॉलो हिम और शुड आई फॉलो, ऐसे ही। तो ये हायर मैनेजमेंट, जितना जो बंदा ऊपर है, उसको ये चीज़ रखनी है कि अपने खुलफा सही तरह चुने। खुलफा ये बड़ा एग्जैक्टली। तो अगर खुलफा ठीक होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें पूरी विजन मिशन नीचे तक, नीचे लास्ट लेवल तक कम्युनिकेट प्रॉपरली होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक होगी। और फिर तीसरी बात जो आपने कही कि जो इसका लॉयल्टी का जो फैक्टर है, एग्जैक्टली वो बड़ा इम्पोर्टेंट है लोगों की जो रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कमिटमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। और मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि इसमें ना देयर शुड बी अ बैलेंस
between the loyalty and between the outcome and the competency. देखें, आपने probably ये शायद आप माशाल्लाह आपका खुद अपना you have loads of experience. आपने ये देखा होगा कि बाज़ औक़ात तो आप एक पियन है किसी भी कंपनी में, तो समटाइम्स यू हैव ऑब्जर्व्ड कि वो आप कहते हैं ना ख़ानदानी पियन है, शायद वो बचपन में आया और वो 40 साल से हमारे पास है, 30 साल से हमारे पास है, कई कंपनीज हैं, तो हम कहते हैं यार ये बड़ा लॉयल है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, हम उसकी लेंथ ऑफ सर्विस को कहते हैं कि ये लॉयल है। हाँ जी। अब मैं इसको ये देखता हूँ कि लेंथ ऑफ सर्विस इज नॉट ओनली द लॉयल्टी, द टेस्ट ऑफ द लॉयल्टी। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, दिस could be one element of this could be one element. Loyalty is actually what you are giving to the company against what you are getting from the company. This is the loyalty. Exactly. वो बात का ये होता है कि एक बंदा लंबे अरसे तक काम करता रहे ना, तो लॉयल इसलिए लगता है कि पकड़ा नहीं जाता। Absolutely. अब वही पियन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पता चले कि जी वो पीछे से ये चीनी पत्ती में डंडी मार रहा है, ऐसे ही। हाँ, और ऊपर सबको यानी खुश मिजाजी से मैनेज कर रहा है। हम समझ रहे हैं जी कि यार बड़ा लॉयल है जी, ये तो हमें छोड़ के जाता नहीं है। ऐसे ही। तो लेकिन जो उसका जॉब रोल है, जो उसका जॉब फंक्शन है, he is not performing that job role well. So at least I would not say him the loyal employee. जानते हुए भी कि मेरी जिम्मेदारियों में ये चीज़ें हैं, उसमें वो डंडी मारेगा और अपनी खुश मिजाजी से या अपने ताल्लुकात से अपनी जो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर पर्दा डालेगा। Absolutely. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सीनियर मैनेजमेंट के लिए इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट आर दी पैरामीटर्स टू जज दी लॉयल्टी। इट कुड बी द लेंथ ऑफ सर्विस, द डिलीवरी, the output, the requirement of the role which you are working in, and its productivity. ये सारी चीज़ें हैं, because आप पियोन से आप no matter what, you will not expect कोई ऐसी, you will only expect कि यार ये अच्छे तरीके से आपको चाय सर्व कर दे, बर्तन साफ हो। This is the expectation you have from the peon. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और आपकी एक्सपेक्टेशन उस बैकएंड पे ही होगी कि जो भी वो फंक्शन कर रहा है उसको अच्छे तरीके से निभाए, उसके अंदर कोई डंडी ना मारे। सिमिलरली जो भी रोल है, लेंथ ऑफ सर्विस could be one of the elements. लेंथ ऑफ सर्विस भी मेरे ख्याल तब वैल्यूएबल होती है जब उसके अंदर क्वालिटी हो। जब क्वालिटी हो जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसे ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। रेहान भाई, एक तो आपकी लिसनिंग स्किल्स बड़ी शानदार है। पहले तो मैं मुतरिफ था, बोर हो गया, इसलिए कि आपने मेरे सवाल को डिवाइड करके ना 3 हिस्सों में जो तकसीम किया ना, बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मैं यानी बंदा फ्लो में बोल रहा हो ना, तो ऑर्गेनाइज करना सवाल ज़रा मुश्किल हो जाता। दूसरा, आप कहीं पढ़ा रहे हैं आजकल? बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ कभी कभार। अच्छा, चलें ठीक है। मैं इसलिए कह रहा था कि जो आपके सुनने वाले दोस्त अहबाब हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये सीरीज़ भी मैंने इसलिए स्टार्ट की है कि जो आपको अपने टीचर से यानी ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल का वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जो आप क्लासरूम में भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं, इंडिया में कॉलेजेस हैं, मुझे पता चला कि वो वहाँ पे वीडियो डिस्प्ले करके कॉलेज में क्लास के अंदर फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, तो आई एम श्योर कि दिस विल बी वन ऑफ देम। तो आपका बेहद शुक्रिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। मज़ा आया मुझे बात करके, गपशप करके, बड़े अरसे बाद, बड़े लंबे अरसे बाद यानी किसी ऐसी प्रोफेशनल को सुना है जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ प्रोफेशन को लाइफ से लिंक करने की जो सलाहियत है ना, वो मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी से कम और मार्केट में मार खाने से ज़्यादा आती है। बिल्कुल। जब तक करंट ना लगे तो बंदे को ये नहीं पता लगता कि उसने नेक्स्ट टाइम इतिहास से स्विच में कैसे करना है। तो वो आपकी जो सारी विजडम है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ इसके पीछे आपके ज़िंदगी के जो नशेब व फराज हैं वो भी उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने हमें इस काबिल समझा। नहीं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं आप सब की तरफ से रेहान भाई का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और इनकी कंपनी का भी शुक्रगुज़ार हूँ जहाँ ये काम करते हैं। इट्स वंडरफुल प्लेस टू वर्क विद। और इंशाल्लाह फिर अगले किसी एपिसोड में हाज़िर होऊंगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।